मदारी के डमरू पर बंदर का नाचना। जब एक मदारी कोई खेल दिखाता है तो उसके डमरू के ऊपर एक बंदर जब नाचता है तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी इनमें से कौन सा सिद्धांत है जिसके ऊपर मदारी के डमरू पर बंदर का नाचना हो सकता है? शास्त्रीय अनुबंध, सक्रिय अनुबंध, प्रोत्साहन सिद्धांत और सामीप्य अधिगम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शास्त्रीय अनुबंध। दरअसल शास्त्रीय अनुबंध क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो बंदर नाच रहा है मदारी के डमरू पर, वो अनुकूलित अनुक्रिया के कारण नाच रहा है। मदारी के द्वारा पाला गया जो बंदर है, जो उसको रोज रोज डमरू बजा करके अनुकूलित कर दिया गया है, इस वजह से नाच रहा है। अगर किसी अन्य बंदर के साथ में आप ऐसा करते हैं या अन्य बंदर के सामने आप डमरू बजाते हैं तो वो नहीं नाचेगा, क्योंकि ये अस्वाभाविक अनुक्रिया है। मदारी के डमरू पर बंदर का नाचना अस्वाभाविक अनुक्रिया है और अस्वाभाविक उद्दीपक के कारण होने वाली अस्वाभाविक अनुक्रिया को हम शास्त्रीय अनुबंध की श्रेणी में रखते हैं, जो पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ए। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों यहाँ पर हमारा, कोई भी आंतरिक कारक अथवा अवस्था जो क्रिया आरंभ करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है कहलाती है। यानी ऐसा कोई भी कारक अथवा अवस्था जो किसी भी कार्य को आरंभ करने या उसको बनाए रखने की प्रवृत्ति को बनाए रखती है या प्रवृत्ति के रूप में होती है, तो वो इनमें से क्या हो सकता है? अधिगम, चिंतन, अभिप्रेरणा, सृजनशीलता। तो देखिए ये जो विचार हैं, ये विचार हैं अभिप्रेरणा के संदर्भ में। जैसा कि आपने अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ा होगा, गुड के द्वारा एक विचार दिया गया है, गुड एनएफ के द्वारा, कि किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी आंतरिक कारक है या अवस्था है जो किसी क्रिया को आरंभ करने तथा उसको बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है, तो उसे हम किस रूप में जानेंगे? अभिप्रेरणा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय संबंधी समस्या दी जाए, छात्र चर्चा कर समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं, ये किस उपागम की ओर संकेत करता है? यानी जब शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह, शिक्षक क्या करे, छात्रों के छोटे छोटे समूह बना दे और छोटे छोटे समूह बनाकर किसी विषय के ऊपर कोई समस्या बालकों को देकर उनसे चर्चाओं के आधार पर किसी समाधान या निष्कर्ष के लिए खुला छोड़ दे, स्वतंत्र छोड़ दे, तो ये कौन सा उपागम है? उपागम का मतलब कौन सा तरीका है जिसके द्वारा वो सिखाना चाहता है? पैनल चर्चा, अभिक्रमित अनुदेशन, वाद विवाद, निर्मितवाद। तो देखो पैनल चर्चा का मतलब तो ये होता है कि बहुत सारे लोगों में से या बालकों में से कुछ बालकों का एक पैनल बना करके किसी निर्णय के लिए आगे बढ़ाया जाए, तो ये नहीं होगा। अभिक्रमित अनुदेशन में क्या होता है? विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है और बालक को स्वाध्याय करके सीखना होता है, तो ये भी नहीं होगा। वाद विवाद के अंदर किसी मुद्दे पर वाद विवाद यानी पक्ष और विपक्ष में विचार दिए जाते हैं, निष्कर्ष की बात वहाँ पर नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर चर्चा कर, यहाँ आपस में बालक वाद विवाद नहीं कर रहे बल्कि चर्चा कर रहे हैं और सार्थक चर्चा करके समाधान और निष्कर्ष निकाल रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर निर्मितिवाद। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? निर्मितिवाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है, ये किसका विचार है? यानी दो तरह से, एक तो अनुभव के द्वारा और दूसरा प्रशिक्षण के द्वारा यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो इसको अधिगम कहा जाता है। ऐसा विचार निम्न में से किसने दिया? पील का है विचार, वुडवर्थ का है, स्किनर का है या गेट्स एवं साथियों का है? तो दोस्तों ये बहुत ही चर्चित परिभाषा रही है और बहुत परीक्षाओं में पूछा भी गया है, इसलिए आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। ये है गेट्स एवं साथियों का विचार है। गेट्स और साथियों ने कहा है कि सीखने के लिए, अधिगम के लिए जो खास बात है, जरूरी बात है, वो ये है पहले नंबर पर तो अनुभव और दूसरे नंबर पर प्रशिक्षण। अनुभव व्यक्ति किसी भी कार्य के लिए जब लेता है तो अभी उसका व्यवहार उन्नत होता है, और जब वो किसी कार्य को और बेहतर करने के लिए ट्रेनिंग लेता है तो ऐसी स्थिति में भी व्यवहार उन्नत होता है, परिवर्तित और परिमार्जित होता है, जो अधिगम की दिशा में होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें आता है, बच्चों को जो कुछ भी सिखाया जाए उसकी आवृत्ति की जाए। यानी बच्चों को कुछ भी हमें सिखाना है तो उसकी आवृत्ति की जाए, मतलब एक से अधिक बार उनको बताया जाए, उसे दोहराया जाए, आवृत्ति की जाए, दोहराया जाए और समय समय पर उसका उपयोग भी किया जाए। यानी समय समय पर जो बालकों को सिखाया जा रहा है उसका उपयोग भी हो। यह सीखने के किस नियम को स्पष्ट करता है? सीखने का ऐसा कौन सा नियम है जो ये बात कहता है कि बच्चों को बार बार सिखाया जाने के समय आवृत्ति की जानी चाहिए, दोहराया जाना चाहिए और समय समय पर उसका उपयोग भी किया जाना चाहिए? अभ्यास के नियम, प्रभाव के नियम, तत्परता के नियम, आत्मसात करने का नियम। तो दोस्तों ये हो जाएगा अभ्यास का नियम, क्योंकि बार बार दोहराना अभ्यास में आता है, समय समय पर उपयोग करना अभ्यास में आता है और सिखाने के समय आवृत्ति करना भी अभ्यास को दर्शाता है। तो यहाँ पर हमारा पहला ही राइट आंसर हो जाएगा इसका
अभ्यास का नियम। तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार जब एक व्यक्ति प्रेक्षणात्मक अधिगम करता है, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार जब एक व्यक्ति प्रेक्षणात्मक अधिगम करता है तो इसका अर्थ है, यानी प्रेक्षणात्मक अधिगम का मतलब वह किस तरह से अधिगम कर रहा है, इसका अर्थ अपने को पूछा कुल मिलाकर। तो देखकर सीख रहा है, सुनकर सीख रहा है, सिखाने पर सीख रहा है या दबाव में सीख रहा है। तो प्रेक्षण का मतलब, प्रेक्षणात्मक अधिगम का मतलब जो होता है दोस्तों, ये एक प्रकार से मॉडलिंग थ्योरी होती है। और मॉडलिंग थ्योरी का मतलब ये है कि वहाँ पर बालक या व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देखता है और देखने के आधार पर सीखता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, देखकर सीख रहा है। यानी अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार प्रेक्षणात्मक अधिगम यदि कोई कर रहा है तो इसका मतलब वो देखकर सीख रहा है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी व्यक्ति होता है, वो जैसे वातावरण में रहता है, जैसे लोगों को देखता है, उन्हीं के अनुसार सीखता है वो। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा देखकर सीख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें आता है, वह कौन सा अधिगम सिद्धांत है जिसके आधार पर सामान्यतः एक शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करता है। देखो, एक ऐसा सिद्धांत है जिस सिद्धांत के आधार पर सामान्यतया, यहाँ पर है सामान्यतया एक शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करता है। इसका मतलब शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग जो शिक्षक के द्वारा किया जाता है, वो शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षक के द्वारा किया जाता है, किस सिद्धांत के आधार पर वो करता है। इनमें से कौन सा ऐसा सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है या सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत है, एकल प्रयास या चिन्ह सिद्धांत। तो ये है दोस्तों शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। यानी शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत में एक शिक्षक जो होता है वो इस सिद्धांत के अनुसार सहायक सामग्री का उपयोग करता है। यानी कि ध्यान रखना है आप लोगों को, पावलोव जो है, उस पावलोव का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत की उपयोगिता में हम पढ़ते हैं कि इनका सिद्धांत किसके लिए भी काम आता है। इनका सिद्धांत जो है विशेष रूप से किसी कार्य को करते समय सहायक सामग्री का उपयोग करते हुए उसको सिखाने के लिए भी काम में आता है। जैसे ग्लोब का उपयोग करके दिशाओं का ज्ञान शिक्षक करवा रहा है, तो वो एक प्रकार से संकेत अधिगम है। और संकेत अधिगम जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, पावलोव के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो संकेत वाला जो अधिगम है, ये संकेत वाला अधिगम इसी से संबंधित है। इसलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 8 और अगला प्रश्न है हमारा इसमें, सीखने का वह प्रकार कौन सा है जिसमें सीखने वाला व्यक्ति कुछ विषय वस्तु को ठीक से समझ लेता है। यानी कुछ विषय वस्तु को ठीक से समझ लेता है और जिसको ठीक से नहीं समझ लेता उसको क्या करता है, वो रट लेता है। इस प्रकार के सीखने को क्या कहते हैं, यानी जिसको आसानी से सीख ले उसको सीख लेगा, सीख नहीं पाएगा उसको रट लेगा। तो ये दोस्तों डेविड आशुबेल के अनुसार विचार है। डेविड आशुबेल जो है, उन्होंने सीखने के जो तरीके बताए हैं उनके अनुसार ये विचार है। तो यहाँ पर जो विचार दिए गए हैं डेविड आशुबेल के अनुसार, तो जब हम डेविड आशुबेल के अनुसार अधिगम के ये जो विशेष व्यवहार हैं इनके बारे में पढ़ते हैं, तो उन्होंने बताया है कि अन्वेषण सीखना वो होता है जिसमें अपनी तरफ से कुछ तथ्य जोड़कर सीखा जाए। अर्थपूर्ण सीखना होता है जो दिया हुआ उसके अभिप्राय को, मीनिंग को ढंग से समझें और फिर सीखें। रटन से सीखने का मतलब होता है चीज़ों को रट लिया जाए। लेकिन अभिग्रहण सीखने का मतलब उन्होंने बताया है कि जो रट सकता है व्यक्ति वो रट लेगा, और जिनको रट नहीं सकता उनको वो क्या करेगा, जिनको रट नहीं सकता उनको वो आसानी से समझ लेगा। तो रटना और समझना दोनों जहाँ पर शामिल हो, रटना भी और समझना भी शामिल हो, वो क्या होगा दोस्तों, वो होता है अभिग्रहण सीखना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट है, अधिगम से संबंधित दुनिया का पहला सिद्धांत देने वाले थॉर्नडाइक ने सीखने के लिए जिन 4 तत्वों को महत्वपूर्ण माना उनमें सम्मिलित नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो बात है, प्रश्न में बहुत ज़बरदस्त बात है कि अधिगम से संबंधित जो है, जो दुनिया का पहला सिद्धांत, दुनिया के अंदर जो भी सिद्धांत आए उनमें पहला सिद्धांत देने का श्रेय किसको जाता है, थॉर्नडाइक को जाता है। थॉर्नडाइक ने दुनिया का पहला सीखने का सिद्धांत दिया। इन्होंने सीखने के लिए क्या है, सीखने के लिए 4 तत्व बताए। इनके द्वारा जो 4 तत्व बताए गए, उन 4 तत्वों में यहाँ नीचे दिए गए जो तत्व हैं उनमें ये देखना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर देखो, आवश्यकता, अभ्यास, प्रोत्साहन और उत्प्रेरक। इन्होंने जो सीखने के 4 तत्व बताए दोस्तों, उसमें आवश्यकता सीखने का एक तत्व माना गया है, आवश्यकता को इन्होंने सीखने का तत्व माना है। इन्होंने अभ्यास को एक सीखने का तत्व माना है, प्रोत्साहन को इन्होंने सीखने का तत्व माना है, लेकिन उत्प्रेरक को इन्होंने सीखने का महत्वपूर्ण तत्व नहीं माना। यानी इनके जो 4 तत्व हैं उनमें क्या सम्मिलित नहीं है, उत्प्रेरक सम्मिलित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर है। ये मतलब इनके 4 तत्वों में शामिल नहीं है। प्रश्न है अगला, आई.पी. पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव, स्किनर और C.L. हल, ये 3 विद्वान हैं, का संबंध निम्न में से है। इन विद्वानों का संबंध जो है निम्न में से किससे है, व्यवहारवाद से है, संरचनावाद से है, प्रकार्यवाद से है या प्रयोजनवाद से है।
तो ये सभी विद्वान जो है ये जुड़े हैं व्यवहारवाद से, यानी व्यवहारवाद से संबंधित अधिगम के जो सिद्धांत है उनसे है इनका संबंध। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद, यानी कि आई पी पावलोव, स्किनर, सी एल हल, ये सब व्यवहारवाद से जुड़े।